हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 2020 के ICMR सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, ठीक है, जो कि पहली बार CBT मोड में हुआ था। आपको पता है कि ये जो एग्ज़ाम हुआ था वो लॉकडाउन के बहुत दिन बाद हुआ था, तो इसलिए ये एग्ज़ाम दिसंबर में हुआ था। चूँकि कोविड का समय था तो इसलिए इसको थोड़ा लेट कराया गया था और ये दिसंबर में हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एग्ज़ाम का डेट आ गया है। एग्ज़ाम आपको 14 सितंबर को होने वाला है। 11 सितंबर को आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको अब तैयारी में देर नहीं करनी चाहिए और तैयारी आपको जितनी जल्दी हो सके उसको स्पीड अप कर लेना चाहिए, ठीक है। तो जितनी जल्दी आप स्पीड अप करेंगे आपका प्रिपरेशन उतना ही अच्छा होगा। बाकी जो चीज़ें हैं कि हम लोग 1 बाय 1 आपके पास अपना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लेके आ रहे हैं। अभी हम लोगों ने 19, 20 और 21 तीनों का, ये 20 का हम लोग अपलोड कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग 22 और 23 का सीक्वेंसली करेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ICMR में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन था, चूंकि कोरोना का समय था, कोरोना के जस्ट बाद हुआ था, तो क्वेश्चन डाला गया था कोरोना वायरस आर विच काइंड ऑफ वायरस। इसमें दिया गया था आपको कि सिंगल स्टैंडर्ड वायरस है कि डबल स्टैंडर्ड वायरस है कि क्या है। तो ये था आपका सिंगल स्टैंडर्ड वायरस था, सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस था, ठीक है। उसके बाद है कोल्ड स्टेरिलाइजेशन यूजेज विच ऑफ द फॉलोइंग रेज। कोल्ड स्टेरिलाइजेशन यूजेज विच ऑफ द फॉलोइंग रेज। देखिए स्टेरिलाइजेशन दो तरह का होता है, कई तरह का होता है एक्चुअली। पहला आपका हॉट स्टेरिलाइजेशन भी होता है जिसमें आपका ऑटोक्लेव आता है। हॉट में भी ये आपको स्टीम स्टेरिलाइजेशन इसको बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कोल्ड स्टेरिलाइजेशन। तो कोल्ड स्टेरिलाइजेशन के लिए हम लोग गामा रेज का उपयोग करते हैं। ये काफ़ी एनर्जेटिक रेज होता है और ये इसका इस्तेमाल किया जाता है आपके कोल्ड स्टेरिलाइजेशन के लिए। यानी कि आपका जो मटेरियल है अगर हीट सेंसिटिव है, यानी कि ज़्यादा हीट देने पे वो आपका मटेरियल ख़राब हो सकता है, आपका केमिकल्स अपनी एक्टिविटी को लॉस कर देता है, तो उसके लिए कोल्ड स्टेरिलाइजेशन जो होता है एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स होता है जिससे आप उसको स्टेरिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद आता है द पॉजिटिव एजेंट ऑफ कालाजार। कालाजार जो होता है वो लेशमेनिया जीनस से होता है, ठीक है। कालाजार एक्चुअली इसको हम लोग विसरल लेशमेनियासिस भी कहते हैं, विसरल लेशमेनियासिस कहते हैं, ठीक है, जो कि लिस्मेनिया डोनोवानी से होता है, लिस्मेनिया डोनोवानी से होता है, ठीक है। तो यहाँ लिस्मेनिया होगा। सैल्मोनेला टाइफी इज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। सैल्मोनेला टाइफी से आप लोग को पता होगा कि ये इससे क्या होता है, आपका टाइफाइड होता है और टाइफाइड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फीवर और एब्डोमिनल पेन। ये एक सिस्टेमेटिक डिजीज है जिसके कारण इसको एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। माल्टा फीवर, ब्लैक फीवर, डेंगू फीवर ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रग यूज्ड टू लोअर कोलेस्ट्रॉल ब्लड, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एंजियोटेंसिन और एड्रीनलिन ये दोनों हार्मोन है जो कि नहीं होगा। हम ड्रग की बात हो रही है। ड्रग यहाँ पे दो ठो है, ये होता नहीं है, ये दूसरे कैल्शियम के ट्रीटमेंट में किया जाता है। बचता है आपका एटोबेसिन, ये आपको एंटी स्टैटिन ड्रग है जो कि आपको एटोरवास्टैटिन यहाँ पे लिखा है ना, तो एंटी स्टैटिन ड्रग है जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल के कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। अगला है एसिड फास्ट स्टेनिंग कैन बी यूज टू डिमोन्स्ट्रेट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखिए एसिड फास्ट स्टेनिंग जो है, स्टेनिंग दो तरह का होता है, बेसिकली 3 तरह का। पहला ग्राम स्टेनिंग जिसमें 2 तरह का होता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। और दूसरा होता है एसिड फास्ट स्टेनिंग। एसिड फास्ट स्टेनिंग जो होता है वो बेसिकली माइकोप्लाज्मा के लिए होता है, माइकोबैक्टीरियम के लिए यूज किया जाता है। तो माइकोबैक्टीरियम सेक्शन में जितने भी बैक्टीरिया आते हैं उसके लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसमें जितने भी आपको देख रहे हैं उसमें क्रिप्टोकोकस को छोड़ करके, जैसे एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम, क्रिप्टोस्पोरोडियम, तो ये जो होता है माइकोबैक्टीरियम सेक्शन में आते हैं, जिसके सेल वाल में आपका टिकोइक एसिड आपका मिलता है। तो आपका क्रिप्टोकोकस जो है वो आपका एसिड फास्ट स्टेनिंग में अवेलेबल नहीं, मतलब यूज नहीं होता है। चलिए उसके बाद है ओमेप्राजोल ड्रग यूज्ड टू ट्रीट विच
जोल वर्ड जहां भी आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, जोल वर्ड किसी भी मेडिसिन के लास्ट में अगर जोल वर्ड लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि वो किसके लिए यूज होता है, पेट मतलब स्टमक के लिए आप बोल सकते हैं, स्टमक की यूज के लिए। तो यहाँ पे माइग्रेन तो पहले ही हटा देंगे और प्रोटीन डिफिशियंसी पहले ही हटा देंगे, बचा प्लेग्रा और पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर के लिए आपके ओमेप्राजोल का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एट्रोपिन इज यूज्ड इन द पॉइजनिंग ड्यू टू, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट, यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑर्गेनोफॉस्फेट। उसके बाद है बोथ द एफिनिटी ऑफ अ ड्रग फॉर इट्स रिसेप्टर एंड इट्स इंट्रिंसिक एक्टिविटी आर डिटरमिन्ड बाई इट्स, ठीक है। कह रहा है कि ड्रग की एफिनिटी और वो ड्रग जिस रिसेप्शन से बाइंड कर जाता है उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी को किसके द्वारा आप किसके द्वारा आप बताइएगा, तो केमिकल स्ट्रक्चर के द्वारा, क्योंकि बाइंडिंग जो होती है वो बिना स्ट्रक्चरल, जैसे लॉक एंड की मेथड आप समझते हैं, तो बिना स्ट्रक्चरल क्या बोल सकते हैं कि बिना स्ट्रक्चर को देखे आप नहीं बता सकते हैं कि ये जो ड्रग है इसकी एफिनिटी उस रिसेप्टर से कितनी हो सकती है या नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए, द स्टडी ऑफ द बायोकेमिकल, सेलुलर एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स, देखिए 3 चीज कह रहा है, बायोकेमिकल, सेलुलर एंड फिजियोलॉजिकल, ठीक है, ड्रग्स एंड देयर इन्वायरमेंट ऑफ एक्शन। चौथा, तो ये 4 चीजें अगर आपको स्टडी करनी है तो आपको डायनामिक स्टडी करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड फार्माकोडायनामिक स्टडी, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स से आपको सारी चीजें नहीं मिल सकती, फार्माकोलॉजी जो होता है वो एक ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी हो गया, तो वो अलग चीज, उसमें बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी होती है। तो इसलिए हम लोगों को फार्माकोडायनेमिक में ये 4 चीजें जो है आपको आसानी से मिल जाएंगी। अगला कह रहा है कि अ 36 ईयर ओल्ड मेल अननोन केस ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, ठीक है, उसको अस्थमा है, हैज अ टाइडल वॉल्यूम 300 ml, ओके, डेड स्पेस वॉल्यूम 200 ml एंड अ रेस्पिरेटरी रेट 20 ब्रीथ पर मिनट, यानी कि 20 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। अब पूछ रहा है व्हाट विद द वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन, ओके, तो पल्मोनरी वेंटिलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई रेस्पिरेटरी रेट। तो टाइडल वॉल्यूम आपका कितना है यहाँ पे 300 ml और रेस्पिरेटरी रेट कितना है 20 पर मिनट, तो 300 में ये भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 6000 ml, तो 6000 ml मतलब 6 लीटर, ठीक है। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन का जो है आप फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। अगला कह रहा है कार्डियक मसल कैन नॉट बी टिटेनिनाइज्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। टिटेनिनाइज का मतलब होता है ये एक मस्कुलर प्रॉब्लम है जिसमें मस्कुलर स्पैम्स होने लगता है, कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। क्यों होने लगता है, काफी तेजी से अगर उसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है तो हो जाता है, लेकिन कार्डियक मसल में ये टिटेनिनाइज्ड कंडीशन इसलिए नहीं होता है, ये आपको दूसरा रीजन आपके कैल्शियम डिफिशियंसी भी होता है, Ca++ का जो डिफिशियंसी होता है उसके कारण भी आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाता है लॉन्ग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। लॉन्ग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड का मतलब है कि इसका रिफ्रैक्टिव पीरियड में डिफरेंस मतलब अंतर होता है कि आपके कार्डियक मसल जो होता है, तो कार्डियक मसल में आप ध्यान दीजिएगा कि आर्टिया होता है, आर्ट्रिया और वेंट्रिकल, तो दोनों के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का टाइम अलग होता है, यानी कि एक टाइम पीरियड का डिफरेंस होता है कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर रिलैक्स होगा, फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर वो रिफ्लेक्स होगा, फिर आर्ट्रिया, तो एक टाइम पीरियड का डिफरेंस दोनों में मिल जाता है, जिसके कारण इसमें स्पैम्स या फैटिग नहीं होता है ना। तो सोचिए, सीधी सी बात है कि अगर हमारा डेवलपमेंट इस हिसाब से हो कि कार्डियक मसल थक जाए, स्पैम्स होने लगे, तो क्या होगा, थक करके बैठ जाएगा, तब तक पता चला आदमी निकल लिया, है ना। तो इसलिए जरूरी है, इसीलिए उसका इस तरह से डेवलपमेंट हुआ है कि कभी भी कार्डियक मसल्स का स्पैम्स ना हो, है ना। अगर स्पैम्स हुआ मतलब की कहानी गोल है, ठीक है। चलिए, एन एक्शन पोटेंशियल इन नर्व, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, देखिए होता क्या, थोड़ी क्वेश्चन को अगर आप क्वेश्चन में ऑड वन चुनना समझ जाएं तो आप क्वेश्चन को थोड़ी सी जानकारी के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है जानकारी का होना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बाद में आता है ये ऑड वन को चुनना, ठीक है। यहाँ पे हम दोनों चीज आपको बताने जा रहे हैं।
ठीक है। एक्शन पोटेंशियल जो होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या होता है? रेस्टिंग पोटेंशियल में आपका क्या कह रहा है, एक्शन पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल में जो होता है आपका जो पोटेशियम आयन का जो है इनफ्लक्स होता है, ठीक है। अब बात आता है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए जब एक्शन पोटेंशियल होने लगता है तो एक्शन पोटेंशियल में आपका सोडियम आयन जो होता है वो इनफ्लक्स होने लगता है। आपका जो ये मेम्ब्रेन है इसके अंदर सोडियम आयन आने लगता है, और जैसे ही सोडियम आयन आने लगता है इसकी मेम्ब्रेन का जो वो है चेंज होने लगता है। अब चेंज होने के कारण क्या होता है कि आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने लगता है और जो रेस्टिंग पोटेंशियल है वो टर्मिनेट हो जाता है। तो एक्शन पोटेंशियल कब जनरेट होता है? जब सोडियम आयन का इनफ्लक्स होता है, लेकिन यहां कह रहा है कि टर्मिनेटेड बाय इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, जो कि गलत है। अब फिर यहां कह रहा है कि इनिशिएटेड बाय इनफ्लक्स, तो दोनों एक दूसरे को अपोजिट कर रहा है, तो ये भी आपका गलत है, ठीक है। इफ्लक्स नहीं होगा क्योंकि हमने कहा कि एक्शन जनरेट कब होता है? इनफ्लक्स में, ठीक है। तो ये दोनों नहीं होगा। अब इसका उल्टा क्या होगा? सोडियम आयन का इनफ्लक्स हो रहा है तो इसका उल्टा क्या होगा? पोटेशियम आयन का इफ्लक्स होगा, जो कि यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। तो टर्मिनेटेड बाय इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, ठीक है। चल, तो यहां पे आपका आंसर ये हो जाए। अब कह रहा है अर्थ काउंट यूज्ड टू, तो ये अर्थ काउंट जो है ये आपके लोब्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स को गिनने का काम करता है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो ऐसे आता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ लोब बढ़ता जाएगा ये राइट की साइड में शिफ्ट होता जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स इज कैरीड आउट, तो आपका बाइल साल्ट है, लाइपेज की मदद से काम होता है। चलिए, अगला है लाइन प्रोब एसे, ये आपका रिवर्स हाइब्रिडाइजेशन टेक्नोलॉजी है। लाइन प्रोब एसे जो है आपका रिवर्स हाइब्रिडाइजेशन टेक्नोलॉजी का उल्टा होता है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज द टेक्निक यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। देखिए, ब्लॉटिंग जो होता है, एक होता है आपका वेस्टर्न ब्लॉटिंग, दूसरा होता है साउदर्न ब्लॉटिंग और तीसरा होता है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। साउदर्न ब्लॉटिंग जो होता है वो डीएनए के लिए होता है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जो होता है वो आरएनए के लिए होता है, ठीक है। चलिए, इसमें प्रोबिंग की जाती है, प्रोबिंग करने के बाद उसको फाइनली एंटीबॉडी से डेवलप करके देखा जाता है। चलिए, वीकनेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन बेसेज, ध्यान दीजिएगा, वीकनेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन बेसेज इन स्टिकी एंड ऑफ इन स्टिकी एंड्स आर स्टेबलाइज्ड बाय, यहाँ पे कॉमा दे देते हैं, आर स्टेबलाइज्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड। देखिए, यहाँ पे चूंकि हम क्वेश्चन जब बना रहे थे तो थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है, क्योंकि जहां से हम क्वेश्चन लिए हैं उसको कॉपी पेस्ट करने में थोड़ा इशू हुआ है, इसलिए ऐसा देखा जाए। स्टिकी एंड्स आर स्टेबलाइज्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज, तो अगर स्टिकी एंड को हम लोग स्टेबलाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? लाइगेशन करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा? लाइगेशन। लाइगेशन कहने का मतलब है कि ज्वाइंट करना होता है, लाइगेट करना होगा बेस को, ठीक है। चलिए, रीएनेलिंग अलग चीज है, एनेलिंग, रीएनेलिंग चाहे बेस पेयरिंग, ये चीज है कि एक दूसरे के ऊपर आप पहले ला रहे हैं, लेकिन हमको क्या करना है? अभी उसको बाइंड कराना है, ऑथेंटिक बाइंड कराना है। तो बाइंड कराने के लिए हमको उसको लाइगेट कराना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए एंजाइम यूज होता है आपका लाइगेज। चलिए, अगला है एसएसपी पीसीआर। ये एसएसपी पीसीआर जो होता है सीक्वेंस स्पेसिफिक होता है, तो सीक्वेंस स्पेसिफिक प्राइमर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगला है द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ अ जीन आर कॉल्ड एक्सॉन, ठीक है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर लैगिंग स्ट्रैंड। ओकाजाकी फ्रेगमेंट, देखिए, लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है कि आपका कंटिन्यूअस होगा, लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होगा? कंटिन्यूअस नहीं होता है, कहीं पे होगा ये, ठीक है। अगला है व्हाट इज द सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा आपने पढ़ा होगा कि डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से एमआरएनए, सॉरी आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर, तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन, ये गलत हो गया, डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन नहीं होता है। फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन, फ्लो ऑफ जेनेटिक फ्रॉम आरएनए टू डीएनए, ये भी खत्म हो गया। फ्लो ऑफ जेनेटिक फ्रॉम आरएनए टू डीएनए, ये भी गलत हो गया। तो फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम आरएनए, सॉरी डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन, ठीक है। चलिए, आगे है, अब है इन जीन क्लोनिंग द टर्म वेक्टर्स रेफर टू। पहला है द स्टिकी एंड ऑफ अ डीएनए
फ्रेगमेंट, द स्टिकी एंड ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट, नहीं, ये वेक्टर का काम नहीं करता है। उसके बाद है द एंजाइम दैट्स कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, नहीं, ये आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम है। अ डीएनए प्रोब यूज टू आइडेंटिफाई अ पार्टिकुलर जीन, नहीं, ये भी नहीं होगा। यूज टू ट्रांसफर डीएनए इनटू अ वेक्टर, ये सही होगा, 2 नंबर, ठीक है। तो ये वेक्टर का जो हम लोग यूज करते हैं वो जीन को ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कोडोन्स टर्मिनेट प्रोटीन बायोसिंथेसिस, यूएए सही है, यूएजी भी होगा, यूजीए, तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है, तो आपकी यहाँ पे आंसर जो होगा वो ये होगा, ठीक है। इन अ नॉर्मल फॉर्म डीएनए एलिसिस, राइट हैंडेड, डबल स्टैंडर्ड राइट हैंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, आपका देखिए 3 तरह का डीएनए, ए, बी और जेड, तो ए और बी जो होता है वो आपका राइट हैंडेड होता है, जबकि जेड डीएनए जो होता है वो आपका लेफ्ट हैंडेड होता है, ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द ह्यूमन जेनेटिक डिजॉर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम द डिफेक्ट इन द न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन, ओके, जीरोडर्मा पिगमेंटेशन, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टिपिकल पैटर्न ऑफ यू क्रोमैटिन इन जीव, देखिए यू क्रोमैटिन का बात कर रहा है, हेट्रोक्रोमैटिन होता तो अलग चीज होता। तो यू क्रोमैटिन में क्या होता है कि लाइट स्टेंड होता है, और हेट्रोक्रोमैटिन में क्या होता है कि काफी सघन होता है, काफी कंसंट्रेट होता है, तो वहां पे आपका लाइट स्टेंड ना होकर के डार्कली स्टेंड हो जाता है, तो यहाँ पे लाइट स्टेंड जीसी रिच होता है। चलिए, कपलिंग एंड रिपल्सन आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिंगल फेनोमेनन, लिंकेज, आप जब लिंकेज पढ़िएगा तो उसमें कपलिंग और रिपल्सन ये आपके दोनों को मिलेगा। कपलिंग का मतलब होता है कि जीन का एक साथ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने की टेंडेंसी। रिपल्सन का मतलब होता है कि जीन को सिस्टर क्रोमैटिन में जीन के एक दूसरे को रिपेल करने की जो टेंडेंसी होती है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अ काउ विद रेड कोट इज कैरी क्रॉस्ड विद अ बुल हैविंग व्हाइट कोट, मतलब एक काऊ है जिसपे लाल रंग का है, और ये एक बुल है जो कि व्हाइट रंग का है, उजले कलर का है। द ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड इन F1 जनरेशन शोड रून कोट। रून कोट कहने का मतलब है कि दोनों रेड और व्हाइट, मतलब चितकबरा आप बोल सकते हैं इसको, कि रेड और व्हाइट दोनों एक दूसरे को एज अ पैच के फॉर्म में प्रदर्शित कर रहे हैं। दिस इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू जक्सटापोजिशन ऑफ स्मॉल पैचेज ऑफ रेड एंड व्हाइट कलर। व्हाट कैन बी अज्यूम्ड अबाउट द जीन कंट्रोलिंग कोड। अब देखिए, यहाँ पे रेड और व्हाइट दोनों कलर अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं, दोनों की मिक्सिंग नहीं हो रही है, या दोनों के ऊपर एक प्रभावी अपने आप को नहीं शो कर रहा है। तो चूंकि दोनों कैरेक्टर एक दूसरे को शो कर रहे हैं साथ साथ, तो इस कैरेक्टर को हम लोग कहते हैं को-डोमिनेंसी, यानी कि दोनों कैरेक्टर अपने आप की डोमिनेंसी को व्यक्त कर रहे हैं। तो ये जो कैरेक्टर होता है इसको हम लोग को-डोमिनेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है द अलील ऑफ अ जीन कंट्रोलिंग कोट कलर सो अ परफेक्ट डोमिनेंट, परफेक्ट डोमिनेंसी नहीं होगा क्योंकि कोई एक कलर प्रदर्शित नहीं हो रहा है। द एलील ऑफ जीन कंट्रोलिंग कोट कलर आर इनकम्प्लीट, ये भी नहीं होगा, इनकम्प्लीटली होता तो अलग चीज होता, मिक्सिंग हो जाती। द एलील ऑफ अ जीन कंट्रोलिंग कोट कलर को डोमिनेंट, तो यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा। द एलील ऑफ अ जीन कंट्रोलिंग कोट कलर सो ईपीएस्टासिस, ईपीएस्टासिस अलग चीज होता है, ये नहीं होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोजोम 21 मीन्स दैट। अब देखिए, नॉर्मल केस में क्या होता है, किसी भी क्रोमोजोम की 2 कॉपीज होती है। अगर उसका, अब यहाँ कह रहा है कि 3 कॉपीज, मतलब कि एक कॉपी बढ़ गई है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्राइसोमी। ट्राइसोमी और नल्लीसोमी, 2 तरह का कैरेक्टर आपको दिखता है। नल्लीसोमी क्या होता है, ये कॉपी घट जाता है, तो ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्राइसोमी। और ट्राइसोमी जब 21 नंबर क्रोमोजोम पे होता है तो उस कैरेक्टर को हम लोग कहते हैं डाउन सिंड्रोम, ठीक है। इसके लिए एक टेस्ट होता है, क्वाड्राप्लेट टेस्ट किया जाता है। जब बच्चा गर्भ में होता है तो डाउन सिंड्रोम के लिए एक टेस्ट किया जाता है, क्वाड्राप्लेट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इन 4 o'clock प्लांट्स द जीन फॉर रेड फ्लावर कलर आर इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर द जीन फॉर व्हाइट कलर आर, ओके। हेंस द प्लांट हेट्रोजाइगस ओके हैव पिंक फ्लावर्स। अब देखिए, जैसे हमने कहा कि जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है तो दोनों की मिक्सिंग हो जाती है और एक तीसरा कैरेक्टर आ जाता है। वही सेम चीज यहाँ पे हो रहा है कि आपका रेड कलर और व्हाइट कलर दोनों मिलकर ये बना रहे हैं, और ये कलर क्या दिखा रहा है, पिंक दिखा रहा है, ठीक है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ स्प्रिंग इन अ क्रॉस बिटवीन रेड फ्लावर एंड पिंक फ्लावर, ठीक है।
अब रेड फ्लावर में क्या है, अब ध्यान यहाँ पे हम बना देते हैं आपका, ये हो गया आपका रेड का, और इसको क्रॉस किया हमने पिंक से, ठीक है। तो यहाँ पे जो गैमिट बनेगा वो क्या बनेगा, आर बनेगा, और यहाँ पे दो तरह के गैमिट बनेंगे, एक आर और दूसरा स्मॉल आर। अब इसको हम लोग क्रॉस कराएंगे, ठीक है। तो आपका आर आर ये हो जाएगा आपका रेड, और इसको जब इससे क्रॉस कराएंगे तो आर आर ये हो जाएगा आपका पिंक। अब पूछ रहा है क्वेश्चन क्या, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ स्प्रिंग इन अ क्रॉस बिटवीन रेड फ्लावर जो कि यहाँ पे है और पिंक फ्लावर जो कि यहाँ पे है। तो रेशियो ऑफ स्प्रिंग पूरा, तो यहाँ पे कितने कितने बन रहे हैं, दो तरह के ऑफ स्प्रिंग बन रहे हैं, 50% आपका रेड बन रहा है और 50% आपका पिंक बन रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 75%, ये नहीं होगा, ऑल आर रेड ये भी नहीं होगा, 50% रेड एंड 50% पिंक आपका, ये आपका सही होगा, ठीक है। चलिए अगला कैरेक्टर पूछ रहा है, द कैरेक्टर अपीयर्स इन द फर्स्ट फिलियल जर्नी, यानी कि F1 में कौन सा कैरेक्टर होता है। तो आपने मेंडल में पढ़ा है कि F1 में जो भी होता है वो आपका डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। जैसे यहाँ पे देखिए आपके जैसे टॉल और ड्वार्फ प्लांट के बीच जब कराया गया था तो टी जो F1 का था वो क्या था, टॉल था। टॉल क्या था, एक डोमिनेंट कैरेक्टर था, ठीक है। तो F1 जनरेशन में जो भी होता है वो आपका अकॉर्डिंग टू मेंडल जो फर्स्ट फिलियन प्रोजेंसी होती है वो किसको शो करती है, डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर वाज नॉट चूजन बाय मेंडल। कह रहा है पॉड शेप चूज किया गया था, पॉड कलर भी चूज किया जाता था, लोकेशन भी चूज किया जाता था, लोकेशन ऑफ पॉड, हाँ तो लोकेशन ऑफ पॉड जो था वो आपका चूज नहीं किया गया था। ये इसके लिए कोई वो मेंडल का नियम नहीं था। अगला क्वेश्चन है, अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम विच इज इनहेरिटेड एज ए यूनिट फ्रॉम वन पेरेंट इज कॉल्ड, ओके, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम, या इसको हम लोग कहते हैं हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोजोम। तो पेरेंट से जो सेट जाता है क्रोमोजोम का वो हैप्लॉयड फॉर्म में ही रहता है। जैसे मान लीजिए अगर पेरेंट डिप्लॉयड है तो उससे जो गैमिट बनेगा वो क्या बनेगा, एन बनेगा, तो हैप्लॉयड सेट। और इस हैप्लॉयड सेट को हम लोग क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं, ठीक है। तो ये अलग तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है कि हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोजोम इज कॉल्ड, तो जीनोम कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिसेसिव ऑटोसोमल डिजीज। ऑटोसोमल डिजीज ऊपर ही है आपका हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है रिसेसिव तो है, लेकिन ये क्या है, रिसेसिव सेक्स क्रोमोजोम डिजीज है, ठीक है। तो आपका ये आपके एक्स और वाई से रिलेटेड होता है, तो ये ऑटोसोमल नहीं होता, ठीक है। चलिए, द फंक्शन ऑफ द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर कहाँ पे होता है, आपके क्रोमोजोम में, क्रोमोजोम पे यहाँ पे, ठीक है। ये क्या बनाता है, स्पिंडल फाइबर बनाता है, कब, सेल डिवीजन के समय, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आर दी हार्मोन सिक्रेटेड बाई, तो इंसुलिन और हार्मोन आपको पता है कि आपके पैंक्रियाज के द्वारा बनाया जाता है जो ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। ग्लूकागॉन जो होता है वो अल्फा सेल से बनता है और इंसुलिन जो है वो बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे पैंक्रियाज हो जाएगा। अगला कह रहा है स्वेट इज, यानी कि पसीना किससे होता है, एक्राइन ग्लैंड से होता है। दो तरह का ग्लैंड होता है, एक एक्राइन एंड दूसरा सेबेसियस। सेबेसियस ग्लैंड जो होता है वो आपका फैट सिक्रीट करता है, वाइल सिक्रीट करता है एक तरह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पेस मेकर ऑफ हार्ट, साइनो आर्ट्रियल नोड। ध्यान दीजिएगा, ये अब यहाँ पे आपको समझा देते हैं। ये आपका हो गया हार्ट, मान लीजिए ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। यहाँ पे होता है आपका एसे नोड, साइनो आर्ट्रियल नोड। अब आर्ट्रिया, अब यहाँ पे मान लीजिए दो आर्ट्रिया, तो यहाँ पे मतलब ये जो लेफ्ट आर्ट्रिया है तो यहाँ पे इसके तिरछा समझ लीजिए रेक्टेंगल, यहाँ पे होता है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड। और एसे नोड और एवी नोड को जोड़ने का काम करता है एवी बंडल। और एवी नोड से जो आपका सिग्नल है वो पूरे किंच फाइबर्स के द्वारा ट्रांसमिट होता है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है पेस मेकर क्या है, तो पेस मेकर का काम करता है साइनो आर्ट्रियल नोड। ये ऑटो एक्साइटेबल होता है, ऑटो एक्साइटेबल होता है जो कि हार्ट बीट के लिए सिग्नल जनरेट करता है, ठीक है। चलिए,
Which of the following connective tissue often serve as a supportive frame for epithelium? Areolar tissue. Epithelium के लिए supportive frame कौन तैयार करता है? Areolar tissue. उसके बाद है a device in which a large volume of living cell culture to get a specific product. Bioreactor. Bioreactor एक बहुत बड़ा इस तरह का क्या बोलते हैं कि आपका मशीन होता है जिसमें हम लोग बैक्टीरियल कल्चर को डाल करके उससे जो भी प्रोडक्ट बनाना होता है, जो कि प्रोडक्ट हम लोग उससे बनवा रहे हैं, वो हम लोग एजिटेट करते हैं। अगला है द स्टिकी एंड ऑफ फ्रेगमेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स आर मेड ऑफ स्टिकी एंड किससे बनता है? अनपेयर्ड बेसिस से। जैसे ये मान लीजिए ये आपका हो गया, ये वाला जो इंड होता है दैट इज कॉल्ड स्टिकी इंड। दूसरा होता है ब्लंट इंड। तो ब्लंट इंड में कोई भी अनपेयर्ड बेसिस नहीं होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं ब्लंट इंड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला कह रहा है द स्टिंगी ऑफ फ्रेगमेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स आर मेड ऑफ ये रिपीट। गोल्डन राइस इज येलो इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जो होता है वो आपके गोल्डन राइस में पाया जाता है, इसलिए ये आपको रतौंधी वाले यानी कि जो मरीज होते हैं उनको प्रीफर किया जाता है खाने के लिए। चलिए अगला है Consider a 16-year-old person whose father heterozygous was stricken with Huntington disease at age 39. Huntington disease is an autosomal dominant disorder. What is the probability of the 16-year-old will also have this disease? अब कह रहा है कि उसका जो फादर है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजॉर्डर है उसको। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजॉर्डर है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजॉर्डर है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 16-year-old आल्सो ऑफ द, तो ऑटोसोमल अगर डोमिनेंट है तो यानी कि 50% चांस हो जाएगा। ऑटोसोमल डोमिनेंट, हाँ ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है यानी कि दो तरह के ऑटोसोम है, एक आपका डिजीज्ड है, एक आपका नॉर्मल है। तो एक में आपका जो probability that 16-year-old, what is the probability that 16-year-old will have this disease? father, हाँ ठीक है, 16-year-old। तो अब किसी में जाने का जो चांस है, मान लीजिए कि आपका एक गैमिट बना इसका और दूसरा गैमिट बना नॉर्मल का, तो 50% चांसेज ही है कि वो एक बार में जाएगा, 50% चांस है कि नहीं जाएगा। तो यानी कि यहां पे आंसर हो जाएगा आपका 50%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन मोस्ट स्पीसीज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पास डाउन फ्रॉम। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है वो हमेशा मदर्स का जाता है, क्योंकि होता क्या है कि अगर आपको याद है तो स्पर्म के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि फादर से आता है वो इसके नेक रीजन में यहाँ पे होता है। ठीक है, तो जब भी फ्यूजन होता है मदर से तो सिर्फ ये न्यूक्लियस जो है अंदर जाता है, बाकी चीजें बाहर ही रह जाती है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया वो जाइगोट में एंट्री नहीं कर पाता। ठीक है, तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो हमेशा मदर का ही जाता है। अगला है इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग यूजिंग एस्चेरिचिया कोलाई का जेनेटिक इंजीनियरिंग करके किया जा सकता है। द mRNA कोडोन ऑफ वैलिन GUG आपने पढ़ा होगा, GUG सिकल सेल एनीमिया में भी आपको बताया गया था कि GUG जो है वैलिन को कोड करता है। सिकल सेल एनीमिया में आपने देखा होगा कि GUG के जगह पर GAG बन जाता है, जिससे वैलिन की जगह ग्लूटामिक एसिड कोड हो जाता है। माइक्रो इंजेक्शन इज अ मेथड यूज्ड टू, माइक्रो इंजेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें आपको रिकम्बिनेंट डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर जो है एनिमल सेल्स डाला जाता है। जब भी आप ट्रांसजेनिक कोई चीज बनाते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर माइक्रो इंजेक्शन से आपका सीधे जो आपका रिकम्बिनेंट डीएनए सीधे न्यूक्लियस के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही यूजफुल प्रोसेस है और इसकी इफिशियंसी भी अच्छी है। इन अ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द टर्म वेक्टर्स, ठीक है, द एंजाइम दैट कट्स डीएनए, नहीं ये आपका आपको सीजर कहलाता है। द स्टिकी एंड ऑफ अ डीएनए फ्रेगमेंट, ये भी नहीं होगा। अ प्लाज्मिड यूज्ड टू ट्रांसफर डीएनए इनटू अ लिविंग सेल, तो ये हो जाएगा अ प्लाज्मिड यूज्ड टू ट्रांसफर डीएनए इनटू अ लिविंग सेल। द टर्म मॉलिक्यूलर सीजर, जैसे अभी हमने कहा कि द एंजाइम कट्स डीएनए इनटू रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, तो इसी को हम लोग बोलते हैं
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर, जो डीएनए को काटने के काम में आती है। कोई एंजाइम इज अ डेरिवेटिव ऑफ पेंटोथेनिक एसिड, इसको पेंटोथीनेट भी हम लोग बोलते हैं। मॉलिस टेस्ट कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज किया जाता है, डिटेक्शन के लिए, देखने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, एक तरह का क्वालिटेटिव टेस्ट है। द प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल दैट ज्वाइन अ प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप, ओके, द फंक्शनल एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम, ठीक है। एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट, तो एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन जो होता है वो ये ऐसे होता है, 2 अल्फा और 2 बीटा, इसको आप टेट्रामर भी बोल सकते हैं, क्वाटनरी मतलब क्वाटनरी मॉलिक्यूल भी। अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड टेक्स प्लेस, ये ICMR 2019 में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके पेरोक्सिसोम में होता है अल्फा ऑक्सीडेशन, ध्यान दीजिएगा। ये मेरे चैनल पे आपका एक वीडियो भी अवेलेबल है कि अल्फा ऑक्सीडेशन जो होता है उसमें क्या डिफरेंस है पेरोक्सिसोमल और अनदर बीटा ऑक्सीडेशन और अल्फा ऑक्सीडेशन में क्या डिफरेंस है। लेंस प्रोटीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये आपके सिक्वेस्टर्ड एंटीजन का एग्जाम्पल है। द प्रोसेस ऑफ किलिंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलोंग विद देयर स्पोर्स, देखिए किलिंग प्रोसेस तो अलग अलग है, डिसइंफेक्शन भी है, स्टेरिलाइजेशन भी है, एंटीसेप्सिस सैनिटाइजेशन भी है, लेकिन स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा टेक्निक है जिसको 121 डिग्री पे किया जाता है। मतलब अगर आप ऑटोक्लेव की बात करें, नॉर्मली लोग देखता है तो 120, देखिए अगर 100 पे हम लोग करते हैं तो दैट इज कॉल्ड डिसइंफेक्शन, तो वहां पे स्पोर किल नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग 121 पे इसको ले जाते हैं वहां पे इसको स्पोर का भी किलिंग हो जाता है। तो इसलिए स्टेरिलाइजेशन वजह प्रोसेस है जिसमें स्पोर का भी किलिंग हो जाता है, बाकी सब में स्पोर का किलिंग नहीं होता, सिर्फ बैक्टीरिया चाहे उसका जो एडल्ट फॉर्म है उसी का किलिंग होता है। चलिए अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय अल्फा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज। अभी हमने थोड़ी देर पहले अगला क्वेश्चन बताया था, ग्लूकागॉन जो होता है वो अल्फा सेल से सिक्रीट होता है और इंसुलिन जो होता है वो बीटा सेल से सिक्रीट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीटेड अप टू 2 वीक्स आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड ट्रांजिशन मिल्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिवाइस यूज टू प्रिवेंट टेंशन ऑन द सिक्योर लाइन आफ्टर रिपेयर ऑफ क्लिफ्ट लिप, ठीक है। तो इसमें आपका लोगान्स बो जो है वो आपका यूज होता है। अगला है, मिल्क पेन इज एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन जब ओवरी से ओव्यूलेशन होता है, ओवम निकलता है, तो उससे जो रिलेटेड माइल्ड पेन होता है उसको हम लोग कहते हैं मिल्क मर्ज पेन। ये हमेशा नहीं होता है और हर किसी में नहीं होता है। डीएनए सीक्वेंसिंग डेप्थ इज ऑल्सो नोन एज अनदर टर्म दैट इज कॉल्ड कवरेज, ठीक है, कवरेज। ब्लास्ट uses a dash to find matching words, whereas FASTA identifies identical matching words using the substitution matrix Hassisch. Okay, BLAST uses a substitution matrix to find matching words, whereas FASTA identifies identical matching word using the hashing procedure. तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी बी सेल्स आर फ्यूज्ड विद। देखिए हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में क्या होता है, ये आर्टिफिशियली एंटीबॉडी जनरेट किया जाता है। एंटीबॉडी कौन जनरेट करता है, आपका बी सेल्स। तो बी सेल्स को किसी ऐसे सेल्स के साथ हमको क्लोन करना होता है जो कि काफ़ी तेजी से मल्टीप्लाई हो, और तेजी से मल्टीप्लाई होने से क्या होगा कि नंबर ऑफ बी सेल्स बनेगा और नंबर ऑफ एंटीबॉडी जाना बनेगा। तो माइलोमा सेल्स जो होता है एक तरह का कैंसरस सेल होता है। क्या होता है, कैंसरस सेल्स होता है जो काफ़ी तेजी से डिवाइड होता है, जिसके कारण इसको बी सेल्स को जो है किसके साथ फ्यूज कर दिया जाता है, माइलोमा सेल्स के साथ, कि जितना ज़्यादा माइलोमा सेल्स डिवाइड होगा आपका बी सेल्स भी उतना ही तेजी से डिवाइड होगा, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेस। ये आपके बायो इन्फॉर्मेटिक्स का क्वेश्चन है, ये आपके 2019 में भी पूछा जा चुका है। EMBL, ये स्विस प्रोट प्रोसाइट, और ये जो है ये आपके प्रोटीन स्ट्रक्चर सीक्वेंस को जानने के लिए किया जाता है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन रिजल्ट फ्रॉम, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है समझिए, जैसे मान लीजिए ये आपका डीएनए है, होता क्या है कि ये आपका सीक्वेंस है, तो डीएनए क्या बनाता है, ऐसे ट्रिपलेट कोडोन बनाता है 3-3 के फॉर्म में। फ्रेम शिफ्ट में क्या होता है कि किसी एक बेस का डिलीशन हो जाता है, एक बेस का डिलीशन हट जाता है। तो अब जैसे मान लीजिए कि इस 3 में से कोई एक बेस यहाँ पे ट्रिपलेट कोडोन बन रहा था,
फिर इन तीनों से एक ट्रिपलेट कोडोन बन रहा था, फिर आगे इन तीनों से एक ट्रिपलेट कोडोन बनेगा। तो जब यह बेस डिलीट होगा तो अब ये ट्रिपलेट कोडोन यहाँ से नहीं बन के यहाँ से बनेगा, इसको मिला लेगा, फिर ये इसको मिला लेगा, फिर ये यहाँ नया इससे बनेगा। तो इसके बाद का जो भी आपका ट्रिपलेट कोडोन है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। दैट इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, तो डिलीशन ऑफ अ सिंगल बेस इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड सुसाइड एंजाइम। सुसाइड एंजाइम इसमें से कहते हैं O6 अल्काइल गुआनिन ट्रांसफरेज, ADA को। ये जो है ये काम करता है आपके DNA रिपेयर में। सुसाइड एंजाइम इसलिए इसको बोलते हैं कि आफ्टर DNA रिपेयर ये खुद को इनएक्टिवेट कर लेता है, खत्म कर लेता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सुसाइड एंजाइम। इससे DNA पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन क्या करता है कि जब DNA रिपेयरिंग हो जाती है तो ये अपने आप को इनएक्टिवेट कर लेता है। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ वेक्टर इन मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। प्लाज्मिड को वेक्टर किया जाता है, कॉस्मिड को भी किया जाता है, कॉसाइड और प्लाज्मिड को जोड़ करके कॉस्मिड बनाया जाता है। हेप्टेन को नहीं किया जाता है। आपको पता है कि हेप्टेन को यूज किया जाता है आपको इम्यूनाइजेशन के लिए। अगर कोई लो मॉलिक्यूलर वेट का एंटीजेनिक प्रोटीन है तो उसको हेप्टेन के साथ जोड़ करके इम्यूनाइज किया जाता है, तो वो आपके इम्यूनोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन इट्स मिरर इमेज। तो इसको हम लोग कहते हैं काइरल कंपाउंड। काइरल कंपाउंड को समझने का एक और चीज है कि वैसा जब अल्फा कार्बन पे चारों फॉर्म अलग अलग जुड़े हुए हों तो उसको हम लोग कहते हैं काइरल। तो जब जैसे यहाँ पे R है, यहाँ पे H है, यहाँ पे C है और यहाँ पे G है, तो इसको अब दूसरे में क्या हो जाएगा कि उल्टा हो जाएगा। तो जब उल्टा हो जाएगा तो ये एक दूसरे के मतलब पलट जाएगा। तो जो पलट जाएगा तो वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगे, यानी कि इसको उठा करके उस पर आप रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि दोनों हाथ का इमेज, तो दोनों हाथ का जब आप इमेज लीजिएगा तो वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगे, मतलब एक दूसरे को ठीक ठीक ढक नहीं पाएंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं काइरल। ठीक है, चलिए, RNAs that catalyze biological reactions such as self-splicing introns are known as ribozymes. ठीक है, in SDS phase the movement of protein is from cathode to anode। देखिए, मूवमेंट ऑफ प्रोटीन कैथोड टू एनोड इसलिए होता है कि SDS पेज में जब SDS हम लोग डालते हैं तो ये प्रोटीन को क्या कर देता है, यूनिफॉर्मली निगेटिवली चार्ज कर देता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो निगेटिव चार्ज किस पे होता है, कैथोड पे, तो ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। ठीक है, चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या है, पहला बात है आर्टिफिशियल। तो इन विट्रो इन्फेक्शन की जहां भी बात आती है आर्टिफिशियल घट जाता है, क्योंकि जैसे ही इन्फेक्शन होगा आर्टिफिशियल नहीं हो जाएगा, आपका एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम और पैसिव नहीं होगा, एक्टिव हो जाएगा। तो एक्वायर्ड एक्टिव इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। इंजेक्शन ऑफ एडजुवेंट अलोन, ये भी नहीं होगा, एडजुवेंट से कोई वो आपका अलग चीज है। ट्रांसप्लासेंटल पैसेज ऑफ एंटीबॉडी, बिल्कुल नहीं, ये आपके आर्टिफिशियल नहीं होगा। पैसिव इम्यूनाइजेशन है लेकिन आर्टिफिशियल नहीं है। इंजेक्शन ऑफ पूल्ड ह्यूमन गामा ग्लोबिन, गामा ग्लोबुलिन क्या है, एक तरह का एंटीबॉडी है। तो अगर इस बने बनाए एंटीबॉडी को हम लोग डालते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन। चलिए, अगला क्वेश्चन है फैगोसाइटोसिस इनहेंस्ड बाय कोटिंग द सरफेस ऑफ एंटीजन इज कॉल्ड ऑप्सोनाइजेशन। चलिए, अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ द टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन, ये आपके पूछा जा चुका है 2019 में। IgG सबसे ज्यादा पाया जाता है 75 to 80% तक। ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सेंसिटिविटी, टाइप 4। ठीक है, विच ऑफ द, ये आपका हाइपर सेंसिटिविटी का जो वीडियो है 1 to 4 तक जो भी हाइपर सेंसिटिविटी होते हैं, कब होते हैं, क्यों होते हैं, उसका एजेंट क्या है, ये सारा चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे वो वीडियो, उसमें आप वीडियो में आपको सारी चीजें मिल जाएगी। हाइपर सेंसिटिविटी का क्वेश्चन हमेशा एक बार पूछा जाता है एक क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रासेलुलर TLR। इंट्रासेलुलर TLR आपका कौन सा नहीं होता है, TLR2।
ऑल आर सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन एक्सेप्ट, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन पूछ रहा है, तो आपका थाइमस जो है वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन नहीं है, ये आपका प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है जहां पे टी सेल्स का मैचुरेशन होता है। ठीक है। अ मॉलिक्यूल दैट रिएक्ट्स विद द स्पेसिफिक एंटीबॉडी बट इज नॉट इम्यूनोजेनिक बाय इटसेल्फ कॉल्ड, कह रहा है कि आपका मॉलिक्यूल दैट रिएक्ट विद स्पेसिफिक एंटीबॉडी बट खुद इम्यूनोजेनिक नहीं होता, हेप्टेन। ठीक है। विच ऑफ द एंटीबॉडी यूजुअली प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट हेलमिंथ इन्फेक्शन, IgE। IgE जो होता है वो एलर्जी के लिए भी होता है और हेलमिंथ इन्फेक्शन के लिए भी होता है, ध्यान रखिएगा। लेडी बर्ड बीटल यूज फॉर द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ एफिड्स। The vertebra of birds are characteristically acellus. ठीक है। The study of mollusk is called malacology. The study of bird is called malacology. Proboscis gland are the excretory organ of hemichordate. Proboscis gland जो होता है हेमिकॉर्डेटा का excretory organ है। इन कैमल द हम्प जो आप देख रहे थे कि ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, और तो हम्प ऊंट में जो ये आपका इस तरह का स्ट्रक्चर होता है वो किसका बना होता है, एडिपोज टिश्यू का। ठीक है। चलिए, मतलब फैटी सेल्स वहां पे स्टोर्ड होते हैं। मैक्सिमम ओजोन लेयर इज फाउंड इन विच ऑफ द एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर होता है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर होता है। स्ट्रेटोस्फीयर में ही आपका जो है ओजोन लेयर पाया जाता है। बैड ओजोन जो होता है वो आपको ट्रोपोस्फीयर में मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग कोलेस्ट्रीडियम। कोलेस्ट्रीडियम जो होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है जो कि फ्री लिविंग फॉर्म में होता है। टर्बिडिटी इन वाटर मेजर्ड बाय निफेलोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आपका यहाँ पे तो इसमें आपका ब्रूटलैंड कमीशन जो होगा, जो कि 1992 में आया था, वो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द इन्वायरमेंट प्रॉब्लम इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द एटमॉस्फेयर दैट इन्वॉल्व सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। कब, जब रेन होता है, बारिश होती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल, बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल कुकुरबिटेसी में पाया जाता है। कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम सेल टू सेल इज मेंटेन थ्रू साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन इन प्लाज्मा। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है कब, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा क्योंकि दो सेल इसमें एक ही सेल में होता है, टाइट जंक्शन गैप प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, दो सेल्स के बीच अगर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है, अगर आपको याद हो फिगर, तो आपको इस तरह का फिगर होता, सॉरी, और इसमें इस तरह का सेल होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। द एंजाइम रूबिस्को इन्वॉल्व इन विच पार्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, केल्विन साइकिल। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चिल टॉलरेंटेड प्लांट। चिल टॉलरेटेड मतलब काफी ठंडी को जो बहुत ज्यादा ठंडी को जो एडॉप्ट कर सके, तो इसमें एराबिडोप्सिस जो होता है वो चिल टॉलरेटेड प्लांट होता है, जो काफी लो टेम्परेचर पे भी अपने आप को एडॉप्ट कर लेता है। फूड इन प्लांट्स, फूड जाइलम से क्या होता है, जल यानी कि वाटर, फ्लोएम से क्या होता है, फूड यानी कि भोजन। सिल्क इज हार्वेस्टेड फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग, ये ICMR 2019 का क्वेश्चन है। बॉम्बेक्स मोरी के द्वारा सिल्क बनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट कैन बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फॉर्मिक एसिड, रेड एंट्स, रेड एंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूमिनेंट, ये भी ICMR 2019 का क्वेश्चन है। पिग, ठीक है, पिग रूमिनेंट होता है। ये जनरली ऐसा देखा जाता है कि नॉन सेलुलोजिक मटेरियल्स अपने फूड के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसमें रूमेन का कोई बहुत ज़्यादा वर्क होता नहीं है। रानीखेत डिजीज, पोल्ट्री फॉर्म्स, रानीखेत डिजीज ज़्यादातर पोल्ट्री फॉर्म्स में देखा जाता है। फ्रॉग्स हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज। दिस प्रोटेक्टिव कॉलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। मतलब वो जहां भी जाता है, जिस भी इन्वायरमेंट में जाता है, उस इन्वायरमेंट के मिमिक्री करके खुद को प्रोटेक्ट करता है अपने प्रीडेटर से। ठीक है,
थैंक यू। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग और जितना भी वीडियो आपको अपलोड कर सके आपको मिल सके और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। थैंक यू सो मच।